परेशान होके नहीं करेंगे। शुरुआत में ही कर सकते हैं हम गद्यांश पद्यांश वाले अंश को, क्योंकि इसमें किताब का कुछ नहीं है, बाहर का है। इनमें तो आपने एक एक दिन में एक एक रचनाएं पढ़नी है, कोशिश करो कि पढ़ डालो यार। उससे जो भी शॉर्ट नोट्स हैं उन्हें देख लीजिए, वरना किसी टॉपर के कोई शॉर्ट नोट्स हो आपके पास, आप उनसे पढ़ लीजिए। क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा है वो 4.5 नंबर ही एग्जामिनर उसमें दे रहा है मान लीजिए, लेकिन आपने कुछ उसमें तरीका लगाया हो वो 5 के 5 पूरे दे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़ कर गिरना न करता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, मैं विजयकांत सत्यज, मातेश्वरी हिंदी का छोटा सा जिज्ञासु विद्यार्थी, इस्तकबाल करता हूं आप सभी का आज के इस शानदार से सेशन के लिए। छोटी सी ये वीडियो रहनी है आपके लिए, जिसमें हम सीबीएसई बोर्ड का रोड मैप डिस्कस करने जा रहे हैं। हिंदी कोर वालों के लिए, हिंदी आधार जिनकी है उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है कि हम कैसे कैसे तैयारी करें। ये देखिएगा बेटा, आपके में जो किताबें लगी हुई हैं, जैसे एक आरोह किताब है, तो आपने आरोह में कैसे तैयारी करनी है, वितान को आपने कैसे लेके चलना है, आरोह में भी जो गद्य खंड है वो और जो पद्य खंड है वो, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसे हम देखेंगे। साथ ही साथ जो इसमें रचनात्मक लेखन वाला भाग है, ठीक है जी, रचनात्मक लेखन है वो कैसे आएगा। इसी तरीके से गद्यांश पद्यांश अपठित गद्यांश पद्यांश के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, गद्य या फिर पद्य कह लें, इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आइए इस पूरे पर बात करते हैं कि महीने भर में आप कैसे बेहतर स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि ये रहता है ना कि यार हिंदी तो पढ़ लेंगे, हिंदी में क्या ही है, हिंदी तो हमें बोलनी आती है, हिंदी में तो नंबर आ ही जाते हैं, पर लास्ट में ये प्रेशर क्रिएट होता है कि यार अब कैसे करें। भाई हिंदी ही नहीं हुई, बाकी तो फिर भी मैथ्स पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं उन्होंने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ लिए, लेकिन हिंदी कमजोर रह गई। सोचा था पढ़ लेंगे, अब कैसे करें। देखो हिंदी ही वह सब्जेक्ट है जो आपके स्कोर को बढ़ाएगा, और जो परसेंटेज दिखती है ना बेटा वो बहुत मायने रखती है, और परसेंटेज को ऐसे बूम करता है ये सब्जेक्ट। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, और यहां मैं कराऊंगा भी सब कुछ, वन शॉट्स के माध्यम से आपको सब कुछ करा दूंगा, लेकिन अभी आपके लिए क्या रोड मैप रहना है वो मैं आपको बता रहा हूं कि महीने भर में आपने कैसे इसमें बेहतर करना है। ठीक है जी, तो ये अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। 1 मिनट का मुझे समय दे दीजिएगा, बस हो गया, आजा। ये देखिएगा, तो ये है भाई आपका सिलेबस। यहां सिलेबस बताना मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, मैं आपको सिलेबस नहीं बताना चाह रहा हूं, आपको सिलेबस भली भांति पता है। बस सिलेबस को सामने रख के जब हम बात करेंगे तो वो प्रामाणिक बातचीत होगी, हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किसके लिए कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कौन सा पोर्शन कितने नंबर का आता है। हालांकि ये भी आपको पता है कि कौन सा पोर्शन कितने नंबर का आता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये चीज पहले ही बता दे रहा हूं कि यह हिंदी आधार वालों के लिए है। ये वीडियो किसके लिए, हिंदी आधार जिनके पास है उनके लिए है, कक्षा 12वीं। ठीक है जी, आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। तो इसमें हमने गद्यांश और पद्यांश के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। जो गद्यांश है वो और जो पद्यांश है वो, एक तो बेटा बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है आपने गद्यांश पद्यांश का। कैसे होगा, हाँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है PYQ, उनके गद्यांश पद्यांश को लगा लो। ठीक है जी, और कुछ सैंपल पेपर्स, जो मॉडल पेपर्स आए हैं ना, सैंपल पेपर, उनको लगा लो, उनसे एक आइडिया आपको लग जाएगा। बाकी गद्यांश पद्यांश में क्या ही आ जाएगा, तो इतना भी नहीं डरना है, बस यहां से आपने तैयारी करती चलनी है। बाकी के बुक वाले पोर्शन पर ध्यान देंगे ना, इसके लिए क्यों ही हम बहुत ज्यादा परेशान होंगे। बस हमने कुछ कुछ गद्यांश पद्यांश PYQ के कर लिए, सैंपल पेपर के कर लिए, बस अब हम लोड इसका नहीं लेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। बाकी इसके जो भी सवाल होंगे उनको वहां जब करेंगे ना एग्जाम में, तो थोड़ा कूल माइंड से करेंगे, परेशान होके नहीं करेंगे। शुरुआत में ही कर सकते हैं हम गद्यांश पद्यांश वाले अंश को, क्योंकि इसमें किताब का कुछ नहीं है, बाहर का है। तो एक बार के लिए दिमाग हमारा शार्प रहना चाहिए। शुरुआत में हमारे दिमाग में कोई लोड नहीं होता है कि टाइम बचा है कि नहीं बचा, कुछ नहीं, तो हम शुरुआत में इन्हें निपटा लेंगे। 18 नंबर का ये पोर्शन है, 10 नंबर ये और 8 ये। 10 का गद्यांश आएगा, जिसमें ये कुछ इस तरीके से प्रश्न रहेंगे। जिनको नहीं पता होगा कि लघु उत्तरात्मक प्रश्न कितने रहेंगे, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न कितने रहेंगे,
जाएंगे, वो इसको वीडियो को पॉज करके एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बाकी ये पता होगा आप लोगों को, ऐसी मैं आशा करके चल रहा हूं। आइए देखिएगा, अब हम देखते हैं अभिव्यक्ति एवं माध्यम। अभिव्यक्ति एवं माध्यम, एक तो आप लोगों से यह कह देना चाह रहा हूं कि इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये मत समझिएगा यार ये भी पढ़ना होता है क्या, अभिव्यक्ति एवं माध्यम भी पढ़ना पड़ता है क्या। हाँ बेटा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें से महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, जो रिपीट करती हैं, कम से कम उन्हें तो आपने पढ़ के ही चलना है। ये यहां से प्रश्न बेटा 22 अंक का आएगा, जिसमें से ये जो 3 अप्रत्याशित विषयों में किसी एक विषय पर आधारित लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेखन है। तो यहां तो आपने अभिव्यक्ति माध्यम का लोड लेना ही नहीं है, यहाँ तो रचनात्मक लेखन है। रचनात्मक लेखन एक बार मैं आपको सिखा दूंगा, बस वहीं से आप लिख लेंगे। बाकी रचनात्मक लेखन के लिए भी सेम वही चीज आप कीजिए कि पीवाईक्यू की जो भी बुक वगैरह आपने ली होंगी उनमें से पढ़ लीजिए कि रचनात्मक लेखन कैसे लिखा है। रट्टा नहीं मारना, ऐसा तो है नहीं कि वही सवाल फिर से आएगा, एकदम सेम सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन एक आइडिया लगाना है वहां से। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना किसी भी चीज का, और ना वो आरोह और वितान के प्रश्नों का रट्टा मारना। समझ के आधार पर उत्तर दे के आना है, अच्छे अंक लेके आओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, इसके बाद पाठ संख्या 3, 4, 5, 11, 13 पर आधारित प्रश्नों को आपने करना होगा। पूरी किताब नहीं पढ़नी। अभिव्यक्ति माध्यम 11वीं में भी ये चलती है, 12वीं में भी चलती है, तो 12वीं के लिए आपको 3, 4, 5, 11, 13 इन पर आधारित प्रश्न देखने होंगे। देखिएगा 2 अंक के तो ये प्रश्न रहेंगे, 3 और फिर 4 अंक के कुछ ये प्रश्न रहेंगे, कुल मिला के 16 अंक के रहेंगे। इसके लिए ये जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी कि सर अभिव्यक्ति एवं माध्यम के वो भी ये जो 16 नंबर का पोर्शन है इसको कैसे तैयार करें। सर ये वाला तो हो जाएगा आपने कहा, और ये हमें भी लग रहा है कि रचनात्मक लेखन तो हम कर ही लेंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। निबंध जैसा ही तो लिखना पड़ता होगा ना सर, उस टाइप का कुछ हाँ सर लिख देंगे, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, और वो तो आप सिखा भी देंगे, हमें पूरा विश्वास है कि आप कह रहे हो तो आप सिखा दोगे, वो हम कर लेंगे। ये 16 नंबर के लिए क्या करें, इसके लिए बेटा कुछ जो शॉर्ट नोट्स हैं, जैसे आपने कुछ भी सैंपल पेपर्स वगैरह की जो बुक ली होंगी, या कुछ नोट्स वाली ऐसी कुछ जो प्रीवियस ईयर वगैरह ऐसे, उसमें अभिव्यक्ति एवं माध्यम के जो शॉर्ट नोट्स दिए हैं ना, वहां से पढ़ लो। अभिव्यक्ति एवं माध्यम के शॉर्ट नोट्स, ठीक है, जो पॉइंट बनाकर दिए गए हो वो एक बार के लिए नोट कर लो, और यदि वहां से भी ना हो आपके पास वो विकल्प, तो आप किताब से ही उठा लो, किताब से 1 बाय 1 पूरा पढ़ लो। लेकिन जो महत्वपूर्ण कोई शब्द दिख जा रहा है तो उसकी क्या परिभाषा दी है उसको आप नोट कर लो अपनी कॉपी में, या फिर हाइलाइटर चला के। इतना टाइम मान लेते हैं कि आपके पास नहीं है कि आप उसे कॉपी में लिखो, क्योंकि आपने सारे सब्जेक्ट्स को तैयार करके चलना है, जिनकी भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह है, तो वो कोई बायोलॉजी वाले हैं वो, ठीक है जी, इंग्लिश भी पढ़ना है, जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं उन्होंने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट कवर करने हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल हाइलाइटर चला के भी काम चला सकते हैं। तो ये देखिएगा 4 अंक और 2 अंक वाले प्रश्न, और इस सब के लिए अभिव्यक्ति माध्यम के जो शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं वो आपने पढ़ना है। अगर आपके पास वो भी नहीं होंगे तो आप मुझसे कह दीजिएगा सर आप ही दे दो, अब ये जिम्मेदारी भी हम आपको दे रहे हैं कि आप हमें शॉर्ट नोट दो, अब कहीं से दो सर, आप कहीं से दो, बस हमें वो शॉर्ट नोट्स दो जो पेपर में आएंगे। मतलब मैं 95% संभावना वाली बताऊंगा, मैं 100% का दावा कदापि नहीं करता हूं, और ये करना भी मूर्खता है, लेकिन हाँ मैं उसमें अति संभावित जितनी भी बातें हैं वो सारी उसमें रख दूंगा। यदि आप लोग कहेंगे तो वो मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए दे सकता हूं, वरना किसी भी किताब में होगा आप वहां से उठा के देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, अब हम आरोह और वितान इन पुस्तकों की बात करेंगे। वितान में तो छोटा सा अंश है, ठीक है, सिर्फ 3 अध्याय है, इन्हें पढ़ लेना है आपने लाइन बाय लाइन, शायद इससे पहले पढ़ ही लिया होगा, तो अब आप केवल इनका सारांश भर पढ़ लीजिए। लाइन बाय लाइन पहले पढ़ा हो तो, और नहीं पढ़ा हो तो यार एक बार टाइम निकाल के पढ़ डालो। अभी टाइम है, 1 महीने का टाइम है, जब मैथ्स पढ़ के, जब फिजिक्स पढ़ के, जब हिस्ट्री पढ़ के बोर हो जा रहे हो, थक जा रहे हो, तब एक कहानी उठाओ पढ़ डालो, एक रचना उठाओ और पढ़ डालो, ऐसा कर लो। हिंदी तो हिंदी साहित्य तो रुचि का विषय है ना, मनोरंजन आता है इसमें, तो जब समय मिल रहा है, जब कोई और विषय पढ़ के थक गए हो, 1 घंटे में एक रचना निपटा दो, ऐसा कर लो, ठीक है। लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा हो तब, और पढ़ा है यदि हाल फिलहाल ही पढ़ा है, 1 आध महीने में भी पढ़ा है, तो तब भी काम चल सकता है। सारांश पढ़ लो, और जो पीवाईक्यू हैं वो जरूर देखने ही देखने, पीवाईक्यू करने ही करने हैं हर पोर्शन के। आरोह, अब आरोह में भी क्या करना है बेटा, वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यदि समय मिले तो आरोह के भी और वितान के भी गद्य खंड को एक दिन में 1 चैप्टर, ज्यादा मत पढ़िए,
एक दिन में कोई एक चैप्टर उठा लीजिए, अगले दिन में कोई एक चैप्टर उठा लीजिए, एक एक दिन में एक एक चैप्टर आप उठा सकते हैं, बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं है, 8-10 दिन में तो आप पूरा कर देंगे इसको, ठीक है। लेकिन एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपने सारांश ही बार बार देखना है। यदि कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह जब आप अब पढ़ेंगे ना इस किताब को, हाइलाइटर लगा के चलिएगा, हाइलाइटर लगा लीजिएगा, हाइलाइटर कर दीजिएगा, ठीक है जी। जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी उन्हें वही हाईलाइट कर दीजिएगा, और साथ ही साथ सारांश को पढ़िए। सारांश मैं भी आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा, जो उसमें महत्वपूर्ण बातें होंगी पूरे चैप्टर में वो सारी इस सारांश में भी आ जाएंगी। किसी भी किताब से आप लेके चल रहे हैं तो उससे भी पढ़ सकते हैं। पठित काव्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्न भी होते हैं, और काव्यखंड पर, ठीक है जी, काव्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आधार पर उत्तर देने होते हैं। ये पूरा काव्य वाले अंश की यहां बात कर दी। तो काव्यखंड के लिए तो मैं आपको बेटा पूरा रिवीजन करवाने वाला हूं। करवाने क्या वाला हूं, जो मैं ये रोड मैप रिकॉर्ड कर रहा हूं, इससे पहले ही मैंने पूरे काव्यखंड का वन शॉट रिकॉर्ड कर दिया, पूरा का पूरा, सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो में है। उस वन शॉट को एक बार देख लेना, वहीं से आपका काम चल जाएगा। वन शॉट, ठीक है। हालांकि वन शॉट में बाकी के लिए भी लेके आऊंगा, पूरा वन शॉट है, उसमें एक ही वीडियो में सारे चैप्टर्स हैं, तो उसको जरूर देख लेना। इसी तरीके से गद्य का भी वन शॉट लेके आ जाऊंगा, और जो वेतान है उसका भी एक वन शॉट लेके आ जाऊंगा। लेकिन इनमें तो आपने एक एक दिन में एक एक रचनाएं पढ़नी है, कोशिश करो कि पढ़ डालो यार, ठीक है। नहीं तो सारांश पढ़ के काम चलाओ। और वेतान में भी सेम वही करना है आपने। काव्यखंड के लिए आपने परेशान नहीं होना, उसमें सारा मैंने पढ़ाया है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया है ना उसकी पीडीएफ को आपने, उसकी पीडीएफ को, काव्यखंड में क्योंकि आप लोग बहुत परेशान होते हैं, उसकी पीडीएफ को आपने 2 बार कम से कम पढ़ लेना। पीडीएफ कहां मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल है दृष्टि स्कूल 11th 12th नाम से, आपको दृष्टि स्कूल साइंस 11th 12th और दृष्टि स्कूल आर्ट्स 11th 12th इस नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से यह काव्यखंड पर तो मैंने पूरा बता दिया आपको कि कैसे चलना है। फिर चाहे वो काव्यखंड पर पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न हो, क्योंकि आपने पूरी वो रचना पढ़ी होगी, वरना आप इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों में कई बार परेशान हो सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन जब आपने रचना पढ़ी है तो फिर परेशानी का कोई मतलब नहीं, फिर आप परेशान नहीं हो, केवल सारांश यहां फिर फेल हो सकता है, ठीक है। यदि अच्छे नंबर लाने हैं, हिंदी में 95+ वाला सोच रहे हो, तो फिर तो आप बिना रचना पढ़े ला ही नहीं सकते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, चांस ही नहीं है। हिंदी में मेरे कक्षा 12वीं में 98 नंबर आए थे, 100 के 100 तो नहीं ला पाया था बेटा, कोशिश थी कि 100 ले आऊं, लेकिन नहीं आ पाए थे। तब मैंने अपने प्रिंसिपल सर से शर्त लगाई थी कि मैं 95 से ज्यादा ले आऊंगा तो आप पूरी क्लास को पार्टी दोगे, और यदि मैं 95 से कम ला पाया तो फिर मैं पूरी क्लास को पार्टी दूंगा। हालांकि वो पार्टी ड्यू ही रह गई, फिर कभी नहीं हो पाई, वो स्कूल छूटने के बाद कहां हो पाता, पर शर्त लगी थी, 98 लाया था मैं, ठीक है जी। और गद्य खंड के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे आपने करना है। आगे देखिएगा, तो यहां तक ये पूरा ही होगा। श्रवण और वाचन वाला जो है ये तो आपका हो गया होगा, इसमें कुछ करना भी नहीं है, मतलब इसकी तो अब आपने टेंशन लेनी ही नहीं है ना, इसको छोड़ दो। तो 80 नंबर का जो ये पेपर होना है, अभी हम उसको डील करने में लगे हुए हैं कि इस 1 महीने में हम कैसे बेहतर कर पाएंगे। हमने क्या क्या बात की, इसको यदि एक बार रिपीट कर दूं कम से कम शब्दों में, तो वो ये कि गद्य खंड को कोशिश करना है कि रोज एक एक गद्य खंड आपने, गद्य खंड में से एक एक रचना आपने पढ़नी है, इसी बीच पढ़ डालो। इसी तरीके से गद्य खंड में आरोह वाला भाग भी, वेतान वाला भाग में, और जो पद्य खंड है उसके लिए मैंने वन शॉट लेक्चर दिया, वो पूरा ही देखना है। वन शॉट लेक्चर आपने गद्य खंड और वेतान का भी देखना है, लेकिन काव्य खंड तो पूरा मुझ पे छोड़ दो आप, क्योंकि कविता की व्याख्या में आप कई बार परेशान होते हो, वो मैंने बहुत अच्छे से की हुई है, उसको देखना, और पीडीएफ को कम से कम 2 बार पढ़ लो। अभिव्यक्ति माध्यम के लिए कोई भी बुक जो आप लेके चल रहे हैं, हेल्पिंग बुक, तो उससे जो भी शॉर्ट नोट्स हैं उन्हें देख लीजिए, वरना किसी टॉपर के कोई शॉर्ट नोट्स हो आपके पास, आप उनसे पढ़ लीजिए। वो भी ना हो तो जब आप मुझसे कहेंगे तो फिर मुझे मेहनत लगेगी, मेरे पास अभी है नहीं यार बने हुए, मुझे अलग से बनाने पड़ेंगे आप लोगों के लिए अभिव्यक्ति माध्यम के शॉर्ट नोट, लेकिन कहोगे तो बनाएंगे भाई फिर वो भी, ठीक है, जैसा आप कहोगे वो सब करेंगे। और गद्यांश पद्यांश के लिए बहुत परेशान नहीं होना है, पीवाईक्यूज आपने देखने हैं और कुछ सैंपल पेपर देख लेने हैं सॉल्यूशन वाले, बस, फिर उतने से ज्यादा उसका आपने लोड नहीं लेना। रचनात्मक लेखन जो है उसको पीवाईक्यू से भी पढ़ लीजिए, सैंपल पेपर से भी पढ़ लीजिए, और बस अपना दिमाग खुला हुआ रखेंगे कि कैसे हम बेहतर कर पाएंगे। बाकी मैं उसमें बता भी दूंगा कि रचनात्मक लेखन कैसे और बेहतर हो सकता है। बाकी उत्तर लेखन में यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हो, यही बता दूं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो कितने मिनट की हो गई है?
वीडियो 14 मिनट की हो गई है। मैं कुछ आपको ऐसा सिखाना चाह रहा था कि जैसे कोई क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा है, वो 4.5 नंबर ही एग्जामिनर उसमें दे रहा है मान लीजिए, लेकिन आपने कुछ उसमें तरीका लगाया हो, वो 5 के 5 पूरे दे, समझ रहे। लेकिन इसको हम किसी एक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगेगा। मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा हूं, बस तरीका है थोड़ा सा, और नंबर अच्छे मिल जाते हैं। ठीक, बस वही है, बहुत लंबी कोशिश नहीं होगी, आसानी से आप लोग कर पाएंगे। बहुत अभी ऐसी चीजें आपको नहीं दूंगा कि बम पटाके फोड़ दूं आपके ऊपर, सर के ऊपर, कि भाई अब करके दिखाओ। डराना नहीं है, प्यार से लेके चलेंगे और एग्जाम अच्छे से होगा। ठीक है, और खुद के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाना है कि हाँ मैंने अच्छा किया, मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रही हूं, और आप अच्छा करके आओगे, ये बात तय है। ठीक है जी, वन शॉट लेक्चर्स इसी चैनल पर आएंगे, उन्हें आप लोग देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मिल जाए वो। और एक काम कर देना, यदि हो जाए, आपको अच्छा लगे, हमारा ये सेशन ठीक लग रहा हो, तो जो भी आपके मित्र हैं, सखी सहेली हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचा देना कि यार दृष्टि स्कूल नाम से कुछ कुछ शुरू हुआ है ये, पर ठीक ठीक पढ़ा ले रहे हैं ये लोग, मतलब मास्टर ठीक लाए हैं, दृष्टि वाले पढ़ा ले, मतलब मेरे अलावा तो सारे ठीक है, मैं तो ऐसे ही मुझे यूं ही ले आए, पर ठीक है भाई, जो भी है ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं ये, और समझ में आ रहा है, और समझ में आएगा इस बात की बिल्कुल मैं गारंटी देता हूं, आश्वासन देता हूं आपको। बाकी मेहनत हम कर रहे हैं 99%, 100%। मेहनत 100% है, 98% मान लीजिए कि यहां से चीजें आपकी सारी की सारी होनी ही होनी है। ठीक है जी, तो बस पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।